तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 233 है। ये हमारा लेक्चर का जो सब्जेक्ट है वह है लिमिटेशन एक्ट, मर्यादा अधिनियम 1963। तो जैसा कि मर्यादा अधिनियम का मतलब है कि कौन व्यक्ति किन परिस्थितियों में, कितने दौरान, कितने समय के बाद मुकदमा न्यायालय में दाखिल कर सकता है, इस बारे में ये प्रोबेशन एक्ट, ये एक्ट है, ये बताता है। तो आइए इस एक्ट का अध्ययन करते हैं और समझते हैं। आज हम इसका एक्शन करेंगे सेक्शन 6। इसके सेक्शन 6 पे हम आज प्रकाश डालेंगे। पहले 3, 4, 5 सेक्शन मैंने आपको बताए। अब छठा सेक्शन ये है, विधिक निर्योग्यता क्या होती है। क्योंकि जब कानून बनाया जाता है तो सभी वर्गों के लिए फायदे के लिए किया जाता है। ये एक सेक्शन बताएगा कि एक मामले में आवश्यक व्यक्ति है, पागल है और मूढ़ व्यक्ति है, उसको लिमिटेशन का लाभ कब से मिले और उसका लिमिटेशन कब से गिना जाए, अर्थात वो कब से मुकदमा कर सकता है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि कोई भी मुकदमा जो कोर्ट में डाला जाता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन, जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो मुकदमा नहीं टलेगा। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या है? सपोज करो ये पेन है, आप मेरे पास आए, बोले मुझे पेन चाहिए, मैंने आपको पेन दे दिया, आपने मेरा पेन वापस नहीं करा, जबकि आप ये कह गए थे मैं 5 दिन बाद आपको पेन वापस कर दूंगा, लेकिन 5वें दिन भी आपने मुझे पेन वापस नहीं दिया। तो जब मैं 6ठे दिन आपसे मांगने जाता हूं पेन, आप मना कर देते हो मेरे पास नहीं है, मैंने तो लिया ही नहीं तुमसे। तो यहां से आपका जो है 6ठे दिन से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद आप मुकदमा डालने का पीरियड स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद जो लिमिटेशन एक्ट में शेड्यूल्ड है उसके अंदर जो पीरियड दिया गया है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को मुकदमा डालना होता है, तो वो लिमिटेशन एक्ट कहलाता है। अब उसमें मैंने सेक्शन 3 बताया, 4 बताया, 5, अब ये बताता हूं विधिक निर्योग्यताएं। यहां जरा सा इसको समझे आप। सेक्शन 6 इसका सब सेक्शन, ये सबसे बड़ा सेक्शन है, इसका सब सेक्शन 1, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद दाखिल करने का हक है। दूसरी लाइन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे डिग्री के लिए निष्पादन हेतु आवेदन करने का हक है। उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है, उस समय जिससे विहित काल अर्थात परिसीमा की, लिमिटेशन की गणना की जानी है, आवश्यक है, पागल है या जड़ है। आवश्यक है, मूर्ख है या जड़ है, पागल है। वहां उस निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात, वह उतने ही काल के भीतर वाद दाखिल कर सकेगा या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुज्ञात होता है। क्वेश्चन ये है, ये पेन आपको मुझे से वापस लेना था, पेन ले गए आप, किसी आदमी ने मेरे घर के ने देख लिया, लेकिन पेन देने के बाद में मैं पागल हो गया आपको। तो जब तक मैं पागल रहा तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन पागल होने के बाद में जैसे ही मैंने आपसे पेन मांगा
चाहे मांगा मैंने 10 साल बाद भी, मैं 10 साल तक पागल रहा। तो वो मेरी निर्योग्यता हो गई कि मैं पागलपन के कारण से पेन नहीं मांग सका। तो 10 साल भी लिमिटेशन मिल सकता, 5 साल भी मिल सकता, 4 साल भी मिलता। लेकिन हकीकत क्या, मुझे पेन आपसे अगर वापस मांगना था, अगर मैं नॉर्मल आदमी होता तो मुझे 3 साल के अंदर मांग लेना चाहिए था। मैं यदि नॉर्मल आदमी होता तो इसे 3 साल के अंदर मांग लेना चाहिए था मुझे पेन। लेकिन मैं 3 साल में नहीं मांग पाया आपसे, तो मैं 3 साल के किसी भी दिन में आपके खिलाफ मुकदमा कर सकता हूं। लेकिन यदि मैं पागल देने के तुरंत बाद पागल हो गया, पेन देने के बाद तुरंत पागल, तब वो जो पागलपन का पीरियड है वो उसमें इसका बेनिफिट दिया जाएगा। कहने का मारूजा सिर्फ ये। दूसरी बात, इसका दूसरा सेक्शन क्या कहता है, यदि ऐसी नियोक्ताएं दो प्रकार की हो, पहले मान लो पहले तो पागल था और बाद में जो है और उससे भयंकर पागल हो गया, पहले पागल था और भयंकर पागल हो गया, तो जब तक दूसरी भी पूरी नहीं हो जाती उसके पीरियड का भी लिमिटेशन मिलेगा। अब तीसरी बात सुन लो, लेकिन उसी पागलपन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इसका सबसेक्शन 3 है धारा 6 का। उस पागलपन में उसकी मृत्यु, तो उसका कोई उत्तराधिकारी या कोई प्रतिनिधि आपके ऊपर मुकदमा डाल सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर वो प्रतिनिधि भी पागल ही निकला, क्योंकि जब परिवार में पागल होते हैं तो पागलों की भीड़ ही रहती है, फिर तो पागल ही पैदा होते हैं ना, जीन्स ऐसा हो जाता है। अब वो प्रतिनिधि भी ठीक नहीं होता, वो तो पागल था ही, उसका प्रतिनिधि भी ऐसे ही था कि जैसे वो मरा तो वो भी पागल हो गया। तो इसका जो तीसरा प्रतिनिधि होगा, ये अगर मान लो दिमाग से सही है, ठीक ठाक है, तो लिमिटेशन पीरियड इसे मिलेगा और ये उस पीरियड में आपके खिलाफ मुकदमा डाल सकता है। इस पेन के लिए आप समझ लो, उदाहरण के लिए सेक्शन 6 ये बताता है कि जब ऐसे व्यक्ति हो तब क्या रेमेडी अवेलेबल है। इसके बारे में ये सेक्शन हमें बताने की कोशिश करता है। अब इसकी 5वीं कंडीशन और छोटी छोटी सी, ये हो गया पूरा। ये अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है। इस धारा का लाभ आवश्यक मूड व पागल को उपलब्ध होता है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को मिलता है। धारा 6 का अधिकार। धारा 7 में मैं एक ही लाइन बता के कल करूंगा। कई व्यक्ति हैं, यदि उनमें से कोई निर्योग्यता है तो धारा 7 लागू होती है, और धारा 8 ये कहती है कि 6 व 7 के उपबंधों का हक का जो लाभ है वो हक सुफा प्रियम्पशन, हक सुफा एक मुकदमा होता है जो मुस्लिम विधि में लागू होता है, उसके अंदर ये 6 और 7 जो है ये लागू नहीं होती है। ये धारा 8 बताती है, अर्थात हक सुफा का जो नियम है वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होता है, मर्यादा अधिनियम से नहीं लागू होता। सीधी सी बात है। अर्थात ये 6 और 8 मर्यादा अधिनियम की जो है, 6 और 7 में ये मर्यादा नियम की कहता है कि ये वाले जो नियम है 6 और 7 में दिए गए, ये हक सुफा में लागू नहीं होते। सीधी सी बात है, मुस्लिम लॉ की बात नहीं करते, हक सुफा के में लागू नहीं होता है। एक बात और है, समय जब चलना चालू हो जाता है तो वो कॉज ऑफ एक्शन के तुरंत बाद चालू हो जाता है, और वो कॉज ऑफ एक्शन से जब चालू हो जाएगा तो वो रुकने का नहीं है। जो ये शेड्यूल्ड है इस किताब की, जो मैंने पीछे एक बार चलो हाँ, अब तो दूसरा लेक्चर है कि पहले लेक्चर में दिखाई गई थी। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन की किताब है, इसके
पीछे की साइड में ये दिखाया गया है एक शेड्यूल्ड, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि कब मुकदमा डलेगा, कब नहीं डलेगा, रिवीजन कब डलेगा, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। अब यहां पर धारा 9 ये कहती है, देखिए इसमें ये भी है, वह समय जब गणना चालू हो जाएगी, वह अवधि जब मुकदमा दायर किया जाएगा और कौन सा मुकदमा होगा, ये अवधि, उसका परिसीमन काल और कब से चालू होगा, ये भी इसमें सब पूरी किताब, पूरी 8-10 पेज है, उनमें सब लिखा है। तो ये ऐसा आप देख सकते हैं। तो सेक्शन 9 पे बात करते हैं। धारा 9, जब एक बार समय परिसीमा चलना प्रारंभ हो जाती है, तब वह वाद दायर करने या आवेदन करने की किसी भी पाक्षिक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता। क्या कहना चाह रहा, जरा समझे आप इसको। जब कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है और आदमी उस समय ठीक है, तो मुकदमा उसे डाल देना चाहिए। लेकिन वो कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन स्टार्ट हुआ उसके महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद, यदि वो पागल हो जाता है, तो इस किताब के जो सेक्शंस हैं या लिमिटेशन पीरियड तब से नहीं मिलेगा आपको। ये जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है उस दिन आप पागल होने चाहिए, उस दिन मूढ़ होने चाहिए, उस दिन बुद्धिहीन होने चाहिए। अर्थात कॉज ऑफ एक्शन से टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, तो आपको यदि लाभ लेना है, आपकी जो निर्योग्यता है, पागलपन की, मूर्खता की, विधिक निर्योग्यता, ये आपको तब लागू होती है जब आप उस समय, जिस समय कॉज ऑफ एक्शन है, उस समय पागल हो। कॉज ऑफ एक्शन के स्टार्टिंग डे से पागल हो आप। अगर कॉज ऑफ एक्शन हो गया और आप उस समय बिल्कुल ठीक हैं, सक्षम हैं, और उसके बाद पागल होते हैं, तब इसका बेनिफिट नहीं मिलता। ये सेक्शन 9 कहना चाहता है आपसे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अर्थात कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होने पर निर्योग्यता होनी चाहिए। पश्चातवर्ती निर्योग्यता समय का चलना परिसीमन काल की गणना को रोक नहीं सकता है। आप, अगर आपका क्लाइंट कोई बेनिफिट लेना चाहता है परिसीमन काल का, तो परिसीमन काल का लाभ तभी मिल सकता है जबकि आप कॉज ऑफ एक्शन के दिन डिसेबल हो। कॉज ऑफ एक्शन चल चुका है और उसके बाद अगर आपको कुछ होता तो नहीं, कॉज ऑफ एक्शन। तो यहां क्या है, जब एक बार समय चलना प्रारंभ हो जाता है, तब वह वाद दायर करने या आवेदन करने की किसी भी पाक्षिक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 10 इसका इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और कोई ट्रस्टी है, अगर वो ट्रस्ट की संपत्ति के संबंध में और रिकॉर्ड्स के संबंध में यदि कोई कपट पूर्वक चाल चलता है, बेईमानी करता है, तो इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि उसको बेनिफिट दिया जा सके।
लिमिटेशन एक्ट ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज ट्रस्ट के रिकॉर्ड्स पर लागू नहीं होता, ये आप समझ लें। नो लिमिटेशन अवेलेबल इन दिस केस ऑफ ट्रस्ट। इन द केस ऑफ ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट है और उसका ट्रस्टी बेईमानी करता है, तब वो इस बेनिफिट का एंटाइटल नहीं है कि वो ये कह सके मामला टाइम बार्ड है या मामला विद इन आउट ऑफ लिमिटेशन है। नहीं, लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता नहीं होता है। आगे चलते हैं। कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, 2 ही वीडियो में खत्म हो जाए तो और भी अच्छा है। परिसीमन काल की गणना, लिमिटेशन की गणना प्रारंभ होना या परिसीमन की गणना से क्या समय निकाला जा सकता है। परिसीमन काल कब से लागू होगा या उसमें से किस समय को हम छूट दे सकते हैं आपको, सेक्शन 12 इस बारे में बता रहा है। ये कहता है कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं, देखिए हमारे पास 2 स्थिति है ना इस केस की। ये हमें क्या कहता है, एक तो ये कॉज ऑफ एक्शन की बात करता है, दूसरा ये अपील और आदेशों की बात करता है ये सेक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन से मिलने वाला परिसीमन अलग होता है और अपीलों और रिवीजन और आदेशों के लिए मिलने वाला परिसीमन अलग होता है। ये बात आप जहन में रखो। तो ये जो सेक्शन 12 है वो क्या कहता है, किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमन काल की गणना करने में वह दिन शामिल नहीं किया जाएगा जिस दिन से परिसीमन काल की गणना प्रारंभ की जानी है। आज आपने मुझसे पेन ले लिया ये, तो आज से परिसीमन काल चालू नहीं होगा बल्कि कल से होगा। आज के दिन की आपको छूट है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कोई अराइज ही नहीं हुआ। या दूसरा, इस दिन की छूट मिलती है, मतलब जिस दिन घटना की डेट है। दूसरा, जिस दिन निर्णय हुआ उस निर्णय से काउंटिंग ना होके बल्कि उससे दूसरे दिन से काउंटिंग होगी। निर्णय वाले दिन को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिस दिन दायर किया जाएगा उस दिन वाला दिन गिना जाएगा। एक दिन छोड़ा जाएगा, या तो इधर का दिन छोड़ लो या उधर का दिन मान लो आज का दिन आप नहीं मान रहे तो पीछे वाला मान लो, एक दिन आपको मिलेगा। ये वाला दिन आप मान के चलो कि आगे वाला दिन आपको नहीं मिलता। जैसे कोई आदमी जिस दिन अरेस्ट होता है उस दिन का दिन कस्टडी का दिन काउंट नहीं किया जाता यदि मामला 167(2) के सेक्शन के तहत देखना होगा। मैं तो कि 60 दिन जेल में हो गए ही नहीं, या इसका डिफॉल्ट बेल का राइट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, उसमें 60 और 90 डेज की हम काउंटिंग करते हैं, तब उसमें जो है वो वाला दिन छोड़ दिया जाता है जिस दिन अरेस्ट डाली जाती है। तो चलिए, हमें उससे लेना देना नहीं इस समय। जिस दिन निर्णय सुनाया जाएगा वो वाला दिन भी शामिल नहीं होता, अर्थात अगले दिन से काउंटिंग होती है। जिस दिन डिग्री, आदेश, जिसकी अपील, रिवीजन या रिव्यू करना है या प्रतिलिपि लेने में जो टाइम लगता है, देखिए जिस तो निर्णय का टाइम, निर्णय का दिन, मान लो आपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई, सर्टिफाइड कॉपी लगने के लिए आपको 25 दिन में निकल गए, तो ये 25 दिन का समय आपके लिमिटेशन को बढ़ा देगा। सपोज करो आपको ये कॉपी मिल जानी थी, ये नहीं मिली, तो ये पीरियड आपका अपवर्जन हो जाएगा, क्योंकि आप जब तक जजमेंट पढ़ोगे कैसे, जब तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई। सर्टिफाइड कॉपी आएगी तभी तो जजमेंट पढ़ेंगे। रफ कॉपी से पढ़ा हुआ जजमेंट नहीं माना जाता। जजमेंट आपके हाथ में जिस दिन सर्टिफाइड कॉपी आए उस दिन से आपका लिमिटेशन चालू होगा। अर्थात डिक्री, आदेश, जिसकी अपील, रिवीजन या रिव्यू करना है, प्रतिलिपि जब मिलेगी उसकी, डिक्री या आदेश की, उस दिन से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू।
अगर मान लो पंचायत हुआ है कोई और उसके खिलाफ आपको एप्लीकेशन लगानी है, तो जिस दिन पंचायत की प्रतिलिपि मिलेगी। तो यहां यह बताता है कि निर्णय के मामले में तब से लागू होगा जिस दिन निर्णय हुआ। अगर उसी दिन उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी आपको दे दी, जज साहब नहीं, सीधे लाइए पैसे जमा करिए, कॉपी लीजिए, तो उससे अगले दिन से चालू हो जाएगा। लेकिन यदि आपने कॉपिंग एजेंसी में करी और कॉपिंग एजेंसी में जो टाइम लिया, तो उसकी छूट आपको मिल सकती है। तो सेक्शन 12 आपके ध्यान में रहना चाहिए, जहन में रहना चाहिए। निर्धनवाद। एक आदमी ने कहा कि जनाब मैं गरीब हूं, मेरे पे अपील करने के पैसे नहीं है, रिवीजन करने के पैसे नहीं है, आप मुझे गरीबी में मेरे वाद को, अपील को गरीबी में सुनाई करवा दो। तो ये जो वहां मुकदमा चला न्यायालय में परमिशन देने में, लेकिन जज साहब ने वो परमिशन आपको नहीं दी, खारिज हो गया। तो जितने दिन तक ये गरीबी का मामला निपटा, गरीबी में वाद के लिए आपने एप्लीकेशन पेंडिंग रही, ये पीरियड भी आपका माफ कर दिया जाएगा यदि आपने ऐसी एप्लीकेशन सद्भावना पूर्वक लगाई थी। तो ये नहीं है कि कोई करोड़पति हो और इसके बैंक में नोट पड़े हो वो लगा दे। तो सेक्शन 13 की एप्लीकेशन यदि सद्भावना पूर्वक आपने लगाई है, आप वास्तव में गरीब हैं, तो आप इस पीरियड का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक और बात, एक मिनट जरा सा, कई बार हम भी जो है ना, धारा 14, कभी कभी हम चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, मुकदमा गलत न्यायालय में डाल जाते हैं, जिस न्यायालय की पावर ही नहीं है मुकदमा सुनने की। यदि ऐसा मुकदमा सद्भावना पूर्वक गलती से ऐसे न्यायालय में घेर दिया जाता है, तो जितने पीरियड वहां वो मुकदमा चलता है, तो वो टाइम भी तुम्हें लिमिटेशन में मिल जाएगा। मान लो वाद सुनने का अधिकार ही नहीं था कोर्ट का, हमने डाल दिया, पता हमें थी नहीं, भूल चूक, क्योंकि सीआरपीसी सीपीसी इतनी बड़ी है, इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतने प्रकार के वाद हैं, मुकदमे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि ये सद्भावना पूर्वक गलती हो जाती है, तो लिमिटेशन एक्ट धारा 14 में आपको ये बेनिफिट भी देता है। लेकिन ये भूल सद्भावना पूर्वक होनी चाहिए। जब मैं पढ़ता हूं, प्रथम बार के न्यायालय या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई में लगा समय, जिससे उसकी सुनवाई की अधिकारता नहीं थी, गलत जगह दायर कर दिया, इसका बेनिफिट दिया जा सकता है। न्यायालय की अधिकारता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतु से उसे ग्रहण करने में असमर्थ था, तो ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब आपको यह मौका दिया जा सकता है कि भाई नहीं, ये परिस्थिति आदमी के हाथ से बाहर है, ऐसे में इसको ये बेनिफिट हमें देना चाहिए। धारा 14 में समझता हूं समझ में आ गई होगी कि बिना अधिकारता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक वाद दायर करने पर लगे समय को भी छूट मिल सकती है। धारा 14 ऐसी कहती। अब बात करते हैं धारा 15 की। धारा 15 भी कुछ परिस्थितियां आपको बताती है जिनके अंदर आप लिमिटेशन एक्ट का बेनिफिट ले सकते हो। तो धारा 15 की कंडीशंस जो है जरा मैं पढ़ता हूं। जब वाद या आवेदन किसी इंजंक्शन व ऑर्डर के कारण रोक दिया जाए
या व्यादेश या आदेश जब तक प्रभावी रहे वह पीरियड गिना नहीं जाएगा। सेक्शन है, बियर एक्ट है, क्लियर है। तो वो पीरियड अगर कोई इंजंक्शन ऑर्डर के कारण आप कोई वाद नहीं कर सकते या मुकदमा नहीं आगे बढ़ा सकते या एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते, वो पीरियड निकाल दिया जाएगा। अगला, बहुत से वाद ऐसे होते हैं जिसमें सरकार को नोटिस देना होता है, तो वो 2 महीने का टाइम, जो नोटिस देने का टाइम है सूरज, और मैंडेटरी है लॉ में, वो पीरियड की आपको छूट मिल सकती है। या किसी मामले में सैंक्शन लेना जरूरी होती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सूचित किया जाता है 80 का नोटिस सरकारी महकमे में। उसके बाद वो सैंक्शन या परमिशन आती है मुकदमा दायर करने की, तो उसमें जो पीरियड लगता है वो भी लिमिटेशन पीरियड से एक्सोनरेट कर दिया जाएगा, अर्थात रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसे भी की छूट दी जाएगी। एक जरा सा और पढ़ते हैं, तो प्रीवियस सैंक्शन और कंसेंट ऑफ ए गवर्नमेंट जहां जरूरी होती है, कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं, आप ध्यान रखें, सरकारी जितने भी मुकदमे होंगे आपको 80 सीपीसी का नोटिस 2 महीने पहले देना अनिवार्य होता है। तो वो पीरियड जो 2 महीने का, उसका बेनिफिट आप लिमिटेशन में ले सकते हो। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी आपसे भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत मांगता है, तो उसके लिए आपने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली है, उसके खिलाफ आप मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी। सैंक्शन लेने में कई बार साल भर, 2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं। वो पीरियड जो लोगों जब जैसी नोटिस आप दे दोगे और जिस दिन सैंक्शन आपसे रिसीव होगी, तब से आपका पीरियड स्टार्ट होगा। तो ये 2 कंडीशन तो ये हो गई। एक कंडीशन और देखिए, दिवालिया। तो दिवालियों के मामले में भी इसी तरीके की, जब तक वो दिवालिया की प्रोसीडिंग्स होती हैं तब तक फिर आपका लिमिटेशन मिलता है आपको। किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय में क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद के परिशमन काल की संगणना में से उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान विक्रय अपस्त कराने के लिए कोई कार्रवाई अभियोजित की जाती रही हो। किसी वाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से या भारत के बाहर के उन राज्यों क्षेत्रों में जो केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन है अनुपस्थित रहा हो। धारा 17 भूल और कपट के बारे में बताती है। अधिनियम की धारा 17 में कपट एवं भूल के प्रभाव का उल्लेख किया गया। इसके अनुसार जहां किसी वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए परिसीमन काल विहित है, वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यार्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है अथवा उस अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है किसी व्यक्ति के कपट द्वारा छुपाया गया है, वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए अथवा वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज उसकी कपट पूर्वक छिपाई गई है, वहां परिसीमन काल का चलना तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता नहीं चल जाता जहां आपसे कपट कर लिया गया है। जहां आपसे कपट कर लिया जाता है, तो कपट के मामले में जिस दिन आपको कपट का पता लगता है, जिस दिन आपको कपट का पता लगता है, उस दिन से आपका लिमिटेशन चालू होता है। आप तो सोच रहे गुड फेथ में चल रहा सारा काम, अब वहां चल रही है कपट, तो ये लिमिटेशन तब से लागू होता है। आगे चले, और छिपाई गई दस्तावेज वादी या आवेदक को प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार धारा 17 का मुख्य उद्देश्य वादी या आवेदक के वाद लाने या आवेदन करने के अधिकार को कपट एवं भूल से सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये जो है हमें एक छूट प्राप्त करता है सेक्शन 7, अगर हम कपट में आ गए हैं और किसी ने हमसे कपट कर ली है,
तो कपट के बारे में हमें ये बताता है कि कपट के बारे में ये हमारी कैसे सुरक्षा करता है, क्या परिस्थितियां हैं कपट के बारे में। मैं इसको यही विराम दूंगा 17 पे ही, 17 पे विराम देना मैं उचित समझूंगा। मैं इसको 17 को दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं। अधिनियम की धारा 17 में कपट एवं भूल, फ्रॉड एंड मिस्टेक के प्रभाव का उल्लेख किया गया। इसके अनुसार जहां किसी वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए परिसीमन काल विहित है, वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यार्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है, अथवा उस अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है किसी व्यक्ति के कपट द्वारा छुपाया गया है। वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए है, अथवा वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज उससे कपट पूर्वक छुपाई गई है। वहां प्रिंसिपल काल का चलना तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता नहीं चल जाता। तो कपट के मामले में एक स्पेशल छूट ये आपको देता है। मैं चाहूंगा कि इसे यही रोकें। मैं सोच रहा था कि ये तो लेक्चर में ये पूरा हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं लगती, नहीं हो पाए। नमस्कार।